नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। बिपिन चंद्र पाल की जयंती आज। क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर हैं प्रसिद्ध। एम्पायर आइडिया किया था पेश। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। आर्थिक बाधा नहीं बनेगी शिक्षा के लिए चुनौती। गारंटी फ्री मिलेगा लोन। और छठ महापर्व का हो रहा है आयोजन। सूर्य की पूजा का है महत्व। लंबे वक्त से प्रकृति पूजक रहा है भारतीय समाज। आइए शुरू करें। 7 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल की जयंती मनाई जाती है। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 में सिलहट जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा है। उन्हें क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। साथ ही उनकी प्रसिद्धि एक महान नेता, शिक्षक, पत्रकार और लेखक के तौर पर भी रही। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों में अहम है। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के वे धुर विरोधी थे। उन्हें 1908 में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के खिलाफ सबूत देने से इनकार कर दिया था। वो गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल और पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित तौर पर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वदेशी और स्वराज को बढ़ावा दिया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता में गरम दल की विचारधारा के साथ अहम योगदान दिया। वे बाल गंगाधर तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद से सहमत नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल का राष्ट्रवाद का विचार समग्र देशभक्ति पर आधारित था। वो राष्ट्रवाद में समाज के हर एक वर्ग को शामिल करने की वकालत करते थे। उनके मुताबिक एक समावेशी राष्ट्रवाद ही भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए सही है। वे उग्र राष्ट्रवाद के उस विचार के समर्थक थे जिसमें विदेशी उत्पादों का बहिष्कार और विदेशी दुकानों के खिलाफ हड़ताल करने जैसे तरीकों का प्रचार किया जाता था। 1920 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का इस आधार पर विरोध किया था क्योंकि उसमें स्वशासन की बात नहीं थी। इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने एक नया राजनीतिक विचार एम्पायर आइडिया पेश किया था। इसमें उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को पुनर्गठित करने की बात कही थी, जिसमें भारत समेत इंग्लैंड के सभी उपनिवेश स्वतंत्र और बराबरी के सहयोगी के तौर पर शासित किए जाएं। साल 1920 के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्रिका पारिदर्शक शुरू की थी। इसके अलावा उन्होंने साप्ताहिक जर्नल न्यू इंडिया भी शुरू किया था। उन्होंने राष्ट्रवादी डेली पेपर वंदे मातरम शुरू किया था। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए 2018 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। और प्रश्न का सही जवाब था लाला लाजपत राय, यानी विकल्प सी। अब अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उसे अच्छे उच्च संस्थान में शिक्षा हासिल करने में रोड़ा नहीं बनेगी। दरअसल केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आई है। यूनियन कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। 2024-25 से 2030-31 के बीच इस योजना का बजट 3600 करोड़ रुपए का रखा गया है। ये योजना उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के मकसद से लाई गई है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लाया गया है। इसमें ऐसे मेधावी छात्र जो वित्तीय समस्या के चलते उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले पाते, उनकी वित्तीय समस्या को दूर किया जाएगा। योजना के तहत कोई भी विद्यार्थी जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, उसे कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन मुहैया कराया जाएगा। ये लोन बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया से मुहैया कराया जाएगा। अगर संस्थानों की बात करें तो विद्यार्थी ने हायर स्टडी के लिए जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है उसकी NIRF रैंकिंग ऑल इंडिया 100 और स्टेट में 200 या इसके भीतर रैंक होनी चाहिए। इसमें निजी और सरकारी दोनों तरह के इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। ये लिस्ट हर साल NIRF द्वारा जारी रैंकिंग से अपडेट की जाएगी। योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के लिए 75% तक की क्रेडिट गारंटी सरकार मुहैया कराएगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और उन्हें सरकार के किसी स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ये ब्याज सब्सिडी हर साल 1 लाख विद्यार्थियों को दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने विद्यार्थियों के लोन के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी के नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए विद्यार्थी लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकेंगे।
क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आजकल आप सोशल मीडिया पर छठ पूजा के वीडियोज से खूब रूबरू हो रहे होंगे और अगर आप बिहार या पूर्वी यूपी से ताल्लुक रखते हैं तो छठ पूजा के महत्व से वाकिफ भी होंगे। अब छठ पूजा पूर्वी यूपी, बिहार और नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छठ पूजा के सीन थेम्स नदी और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर भी दिखाई देते हैं। आइए हम जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा सूर्य के सम्मान में 4 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। इसमें बिना पानी के लंबे समय तक उपवास रखा जाता है और जल में खड़े होकर उगते हुए सूरज यानी उषा और डूबते हुए सूर्य की रोशनी मतलब प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। यह उत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होता है। 4 दिनों का नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और प्रातः भोर का अर्घ्य के तौर पर इसे मनाया जाता है। छठ क्यों मनाई जाती है, इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। ये उस प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जिसमें इंसान प्रकृति की पूजा करता था। अन्य लोग इसके पीछे रामायण और महाभारत की भी कहानी बताते हैं। जैसे ऋग्वेद में सूर्य पूजा का जिक्र है, इसी तरह ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम और देवी सीता लंका से विजयी होकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने व्रत रखा और सूर्य देव के लिए यज्ञ किया। दीपावली के बाद छठ का मनाया जाना इस मान्यता को बल भी देता है। ऐसे ही महाभारत में जिक्र है कि जब पांडव वनवास में थे तो कुछ ऋषि उनसे मिलने आए। द्रौपदी को एहसास हुआ कि उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे मदद के लिए ऋषि धौम्य के पास गईं। ऋषि ने उन्हें व्रत रखने और सूर्य की पूजा करने की सलाह दी और उनकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार की गईं। छठ में सूर्य की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य की बहन होने के अलावा छठी मैया ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री भी हैं। वे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी हैं। छठ पर्व पूर्वांचल के लोगों के दिल में इतनी खास जगह क्यों रखता है, इसके कई कारण हैं। छठ का मतलब है समुदाय का एक साथ आना। प्रवासी बिहारी छठ पर अपने घर लौटते हैं। किसी भी जाति के लोग इस महापर्व को मना सकते हैं। इसमें कोई पुजारी शामिल नहीं होता। इसमें भक्त सीधे तौर पर भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद मौसमी, स्थानीय रूप से उत्पादित और आसानी से उपलब्ध होने वाले फल होते हैं। चाहे आप कितने भी अमीर हों या गरीब हों, नियम सभी के लिए समान हैं। महापर्व की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप नियमों का कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं, न कि इस बात पर कि आप महापर्व को किस स्केल पर मनाते हैं। आपको बता दें कि भारत में सूर्य की उपासना के अनेक पर्व हैं और अनेक अनुष्ठान प्रचलित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य षष्ठी का पर्व मनाया जाता है, जो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की एक पुरानी परंपरा है। इसी तरह महाराष्ट्र में रथ सप्तमी का उत्सव सूर्य देव के सम्मान में मनाया जाता है। इसे सूर्य जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों में रथ के आकार की रंगोली बनाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिससे उनका जीवन ऊर्जावान और स्वास्थ्य से भरपूर बना रहे। राजस्थान और अन्य राज्यों में भी सूर्य उपासना की एक अनोखी परंपरा है, जिसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पूरे देश में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी है, जो इस पर्व में उत्साह का रंग भरती है। इसे सूर्य की शक्ति का आभार व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का सूचक है। भारत में सूर्य देव की उपासना बहुत प्राचीन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। मंदिर के शिल्प में सूर्य की 3 अवस्थाओं, उगते सूर्य, मध्याह्न और डूबते सूर्य को दर्शाया गया है, जो सूर्य के दिन भर की यात्रा को दिखाता है।
ब्रिटिश हेल्थ ऑफिशियल्स ने एमपॉक्स के गंभीर संक्रमण वाले वेरिएंट के 4 मामलों की पुष्टि की है। हालांकि वैज्ञानिकों ने जनता के लिए कम खतरे की बात भी कही है। WHO के मुताबिक एमपॉक्स वायरस साल 1958 में डेनमार्क में बंदरों में खोजा गया था। इसका पहला ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में एक 9 महीने के बच्चे में दर्ज किया गया था। फिर 1980 में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो गया तो वैश्विक स्तर पर इसका टीकाकरण भी बंद कर दिया गया। इसके बाद से अफ्रीका में एमपॉक्स के मामले बढ़ गए। आपको बता दें कि एमपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस का एक जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस ही स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है। एमपॉक्स के 2 समूह हैं, क्लेड 1 जिसमें क्लेड 1A और 1B शामिल हैं, वहीं क्लेड 2 में 2A और 2B शामिल हैं। एमपॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं लेकिन उसकी तुलना में कम गंभीर होते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, लो एनर्जी इत्यादि शामिल हैं। साथ ही स्किन पर लाल रंग के चकत्ते रैशेज हो जाते हैं। इसका ट्रांसमिशन किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ नज़दीकी संपर्क के माध्यम से हो सकता है। साथ ही ये जूनोसिस बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। गर्भावस्था के दौरान, जन्म के दौरान या बाद में मां से बच्चे में भी ये फैल सकता है। एमपॉक्स के लिए वैक्सीन मौजूद है। आउटब्रेक के दौरान हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। हाई रिस्क वाले समूह में स्वास्थ्य और देखभाल कर्मी, एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के समान घर या निकट समुदाय के लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे लोग जिनके कई सेक्स पार्टनर्स हैं, जिनमें पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष भी शामिल हैं, और किसी भी जेंडर के सेक्स वर्कर्स और उनके कस्टमर्स शामिल हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है PVTG। PVTG का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या फिर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया है। PVTG 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ में रहते हैं। PVTG के निर्धारण के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहला है पूर्व कृषि स्तर की तकनीक, दूसरा है स्थिर या घटती आबादी, तीसरा बेहद कम साक्षरता और चौथा है निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था। PVTG समूहों की वल्नरेबिलिटी के चलते इन्हें विकास और सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। ढेबर कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने जनजातियों में से PVTG की पहचान की थी। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। पर्यटन मंत्रालय लंदन में चल रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के दौरान अपनी चलो इंडिया पहल का शुभारंभ करेगा। चलो इंडिया पहल में भारत में ट्रैवल करने के लिए मुफ्त वीजा की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा इस पहल के तहत विदेश में रहने वाले OCI कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अपने 5 दोस्तों को भारत जाने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं और इस पहल के तहत भारत सरकार 1 लाख मुफ्त वीजा प्रदान करेगी। इसे खासकर ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि भारत आने वाले पर्यटकों के मामले में ब्रिटेन तीसरे नंबर पर आता है। हरिकेन राफेल ने क्यूबा में दस्तक दी, जिसके बाद क्यूबा का पावर ग्रिड सिस्टम ठप पड़ गया। इस तूफान को कैटेगरी 3 के शक्तिशाली तूफान के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रही है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि राफेल पश्चिमी क्यूबा में तूफानी लहरें, तेज हवाएं और बाढ़ ला सकता है। इसके चलते क्यूबा सरकार ने आपातकालीन उपायों की घोषणा की और हजारों लोगों को क्यूबा के पश्चिमी क्षेत्रों से निकालना शुरू कर दिया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के नेताओं की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसमें केंद्र से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कोटा बहाल करने की मांग की गई है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 के बाद समाप्त कर दिया गया था। इस बैठक में केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की भी अपील की गई है ताकि एंग्लो इंडियन समुदाय की सही संख्या का पता चल सके। इसके अलावा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने की भी मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है और नॉमिनेटेड सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा में 2 और राज्य की विधानसभाओं में 1 हो सकती है। रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहां से 25 बाघ लापता हो गए, जिनमें से 10 बाघों को ट्रैक किया जा चुका है, जबकि बाकी हुए गए 15 बाघ अभी भी लापता हैं। यहां बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार 88 थी। अधिकारियों ने बाघों की तलाश के लिए एक समिति बनाई है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में की गई थी। 1973 में इसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही भारत में उषा चिलकुरी वेंस का नाम सुर्खियों में आ गया है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकंड लेडी बनने जा रही हैं और इस पद से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी। उनके पति जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उषा वेंस का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। उनका बचपन और शुरुआती एजुकेशन सैन डिएगो में संपन्न हुई। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री ली है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना केवल सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लाई गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, वे क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने पारिदर्शक और वंदे मातरम नाम के पत्र पत्रिकाओं को पब्लिश किया। एम्पायर आइडिया नाम के राजनीतिक विचार के लिए प्रसिद्ध हुए। वे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर अरविंद घोष। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर रही शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था पश्चिमी चंपारण, पटना, सुपौल या फिर सीतामढ़ी। सही जवाब है विकल्प सी यानी सुपौल। अगला प्रश्न था, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे हराकर जीत दर्ज की है। जो बाइडेन, कमला हैरिस, माइक रोजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी कमला हैरिस। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।